इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम पैगाम टीवी चैनल पे आप सभी हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम रूबरू विद जावेद नसीम में हम आपके लिए कुछ ऐसी शख्सियतों को लेकर आते हैं कि मुझे लगता है कि उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है या उनकी जो सोच है, वो आपके सामने भी ज़रूर आनी चाहिए। इस ज़िमन में हमने हैदराबाद के कई डिग्नेटरीज को पेश किया है। मेरा एक मानना है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये आने वाले दिनों में इस मुल्क की कमान संभालने वाली है और हमारी नौजवान नस्ल पे एक जिम्मेदारी आयद होती है, तो उसके इदराक को भी जगाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी नौजवान नस्ल क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, इसका भी इदराक हमें ज़रूरी है। मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि अपनी नौजवान नस्ल को मैं प्रमोट करूं और उनके गौर व फिक्र किए हुए चीज़ों को लेकर आपके सामने आपसे भी शेयर करूं। इस ज़मन में आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के शायर डयाज अकरम साहब। डयाज अकरम साहब एक इंतहाई सुलझे हुए शख्स हैं, नौजवान तो हैं, पर इनकी सोच में जो गहराई है, जो गहराई है, ज़रूरी है कि हम आज उन्हें आपके सामने पेश करें। सबसे पहले डयाज अकरम साहब आपके सामने, चूंकि नौजवान हैं लिहाजा एक रुमानी सी गज़ल पेश करेंगे। ये भी इनकी फिक्र या इनकी सोच का ही नतीजा है, लेकिन फिर उसके बाद हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और फिर इनके दूसरे कलाम की तरफ आएंगे। तो इस्तकबाल कीजिए आज के चैनल पे रूबरू विद जावेद नसीम में डयाज अकरम साहब का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ जावेद नसीम साहब का और तमाम नाज़रीन का, यहाँ के जितने मुंतज़मीन हैं पैगाम टीवी को, का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझसे से खाकसार को मदऊ किया। मैं बिला किसी तमहीद के एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं इरशाद कि हाय तेरी झूठी अदा का मैं शिकार हुआ, हाय तेरी झूठी अदा का मैं शिकार हुआ, दीवानों की फहरिस्त में मैं शुमार। वाह। हाय तेरी झूठी अदा का मैं शिकार हुआ, दीवानों की फहरिस्त में मैं शुमार हुआ, और तसल्ली बख्श तुझसे न कोई जवाब मिला, तसल्ली बख्श तुझसे न कोई जवाब मिला, मैं फिर भी इश्क पे जालिम तेरे निसार हुआ। वाह। मैं फिर भी इश्क पे जालिम तेरे निसार हुआ, और जो आज हूं मैं परेशान तो है करम तेरा, जो आज हूं मैं परेशान तो है करम तेरा, न जाने कब मुझे जुनून इश्क सवार हुआ। बहुत खूब। और ये मिसरा देखिए कि मैं उसका हूं वो मेरी है, मैं उसका हूं वो मेरी है, यही सब बात ले डूबी। मैं उसका हूं वो मेरी है, यही सब बात ले डूबी, वो चुपके से चुरा कर दिल मेरा फरार हुआ। और गला में खुद अपना घूंट लेता अगर पता होता, और गला में खुद ही अपना घूंट लेता अगर पता होता, कि बेवफा है वो बेरहम जिससे मुझे प्यार हुआ। और मैं इश्क के चंगुल से हमेशा बचना चाहा, मगर मैं इश्क के चंगुल से हमेशा बचना चाहा, मगर किस्मत में न जाने क्या था, इश्क बार बार हुआ। क्या बात। और ये मक्ता देखिए जी कि सबसे ज्यादा थी कुव्वत दिले डियाज में पर, सबसे ज्यादा थी कुव्वत दिले डियाज में पर, उसको अपनाते ही बिल्कुल से मैं बेकार हुआ। हाय तेरी झूठी अदा का मैं शिकार हुआ। बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब। आज की महफिल में हमारे मेहमान हैं डयाज अकरम साहब और इन्होंने बड़ी ही रुमानी गज़ल पेश की। ये सिर्फ गज़ल नहीं, शायद इनके अपने दिल के जज्बात भी हैं। डयाज साहब, आपने एक शेर उसमें कहा था क्या, चुंगल
क्या था वो? इश्क के चुंगल वाली? कि मैं इश्क के चंगुल से हाँ हमेशा बचना चाहा मगर हाँ हाँ, उसके आगे बार बार हुआ। किस्मत में न जाने क्या था इश्क बार बार। इश्क बार बार हुआ। मुझे हजरत जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आ गया इनके शेर को सुनकर कि इस इश्क के हाथों से हरगिज ना मफर देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना कि उधर देखा। बहुत खूब, उतनी ही माशा- बड़ी हसरत जितना कि उधर देखा। तो डिया साहब, आपको ये काफी नौजवान आप हैं और बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, तो ये जो शायरी की तहरीक है ये कैसे आपको मिली? 2015 में जी। मैं मदरसे में था। हम्म। वहां से कुछ घर के हालात ने इजाजत नहीं दी फिर आगे पढ़ाई करने का, लेकिन दिल के अंदर एक जोश था शायरी करने का, हालात जो हैं उसको अपने अशारों में पिरोने का। तो मैं यहाँ पर हैदराबाद सन 2015 में आया। उसके बाद मैं जो हमारा जो काम था उसके ऊपर भी ध्यान दिया और चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी कुछ अशार कोई चीज देखता था तो उसके ऊपर उसको मैं उस चीज को उस जुमले को मैं अशार में पिरोने की कोशिश करता था। यानी कि जो कुछ आपकी नजर के सामने वाकया होता था या जो बीतता था उससे आप इतने जी। मुतासिर हो जाते थे जी कि फिर आप चाहते थे कि मैं इस वाकये को या इस बात को अपने अशार में पेश करूं, और यही जो है वो आपकी शायरी की तहरीक बनी। जी जी जी। वाह, अच्छा। तो उसके बाद फिर अभी आप शायरी के अलावा, जाहिर सी बात है कि जिंदगी जीने के लिए कुछ और भी सहारों की जरूरत होती है, जी। तो आप क्या करते? मैं शायरी के अलावा एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइन? हाँ जी। जिसमें फॉल सीलिंग, पेंटिंग, वुड वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ऐसे तमाम कामों का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। जी। हाँ, और मैं 2015 से बोरामुंडा में ही रहता हूँ और कुर्बो जवार में जहाँ भी मौका मिलता है मैं अपने अशारों के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुना आपने कि ये जहाँ रहते हैं उसके आसपास के इलाके में भी और हैदराबाद शहर में भी रहते हुए ये अपने अशार के जरिए, अपने कलाम के जरिए अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। आप एक नौजवान शख्स हैं और जाहिर सी बात है कि नौजवान शख्स के दिल में काफ़ी जज्बात होते हैं। तो ये जो आपने कहा कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो कभी आपने किसी दिल की इंटीरियर डिजाइनिंग की है? शायद। अच्छा। कहते हैं कि शायर अपने सामने होने वाली हर बात से बड़ा मुतासिर होता है। मैं और एक बात कहना चाहूंगा आपसे जी। कि मैं सन 2015 या 14 की बात है, मैं उत्तर प्रदेश के शहर बलरामपुर से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा। तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने हमें दावत दी एक मुशायरे में जाने की। उस वक्त गांव में जो मदारिस थे उसमें ऐसे जुमेरात को जो अंजुमन होते थे उसमें ऐसे कुछ अशार, कुछ अल्फाज बोलने के लिए असातिज़ा स्टेज पर खड़ा कर दिया करते थे। तो वहां से वो मेरे को जानते थे। तो उन्होंने जब मुझे पहली बार दावत दी तो थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। नॉर्मल है वो कि अब इतने बड़े स्टेज पर जाना और इतने बड़े बड़े शोराओं के दरमियान अपने अशार को रखना, कहीं कोई अल्फाज बेबहर हो जाए या किसी तरह के कोई गुस्ताखी हो जाए। लेकिन बहुत हिम्मत जुटाई उन्होंने, आसरा दिया, हौसला दिया। और वहां पे जाकर जब मैंने अशार पढ़ा, एक अशार ये था कि जालिमों को पता नहीं शायद खूने मजलूम रंग लाता है, और खून बहता है जब शहीदों का तब कहीं इनकलाब आता है। दादो तहसीन से लोगों ने नवाजा हमें। और उसके बाद में वहाँ का एक बज़्म है, उसी बज़्म से जुड़े हुए वहाँ के मशहूर शुआरा सबा बलरामपुरी, रुखसार बलरामपुरी, और इसी तरह हमारे भाई एक हैं शाहरुख साहिल बलरामपुरी, सानू आरसी बलरामपुरी, उसी बज़्म से हैं। तो उस बज़्म में मुझे रखा गया। और शम्स साहब एक बड़ी ईमानी शख्सियत है, उन्होंने हमें एक हौसला दिया कि अकरम
تو آگے بڑھ سکتے ہو اپنے اشعار کو لے کر، اس پر تھوڑا محنت کرو۔ پھر ہم نے ان کی باتوں کو سیریسلی لیا، اور وہاں سے یہاں تک آنے کے بعد حیدرآباد ہم نے ان کے الفاظ کو نہیں بولا کہ اکرم تم اس میں کچھ کر سکتے ہو، تم اپنے اشعار کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا سکتے ہو۔ جی، وہیں سے ہم نے اپنے شہری سفر کا آغاز کیا۔ یہ جس سفر کا آپ نے آغاز کیا، اس میں یہ سفر تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جو سفر ہے یہ بہت ہی مشقت طلب ہے۔ جی، اتنی آسانی سے اس کی منزل نہیں ملتی، اور جب آپ نے سفر شروع کیا ہے تو کہتے ہیں نا کہ اگر سفر میں کوئی رہنما ہو، کوئی راہبر ہو، تو وہ سفر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ ادب و شاعری کا جو سفر ہے یہ بھی کانٹوں سے بھرا ہے، اور میں آپ سے یہی آپ گزارش کروں گا، بلکہ فرمائش کروں گا کہ اس سفر میں آپ ضرور کسی ایسے رہنما کا دامن تھام لیں کہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکے، جی انشاءاللہ۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ابھی آپ کے اشعار یا آپ کے افکار سن کر کچھ لوگوں کی بھویں بھی تن سکتی ہیں، جی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے جو نوجوان ہیں، جب تک ہم انہیں اوپر لانے کی کوشش نہیں کریں گے، انہیں راہ دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے، یا ہم ان کے لیے آگے آنے والی راہوں کو صاف نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی پھر اقبال نہیں بن پائے گا، کوئی غالب نہیں ہو پائے گا، جی کوئی میر تقی میر نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کے ابھرتے ہوئے جو ہمارے شعراء کرام ہیں، جو بچے سامنے آ رہے ہیں، ان کی بھی پذیرائی کریں، کیونکہ مستقبل رد عمل ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی، مستقبل رد عمل ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ پتھر تاج محل ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ واہ، بہت خوب، ماشاء تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی پذیرائی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی ہماری نوجوان نسل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم انہیں سپورٹ دیں، انہیں گائیڈ کریں۔ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ عموماً سماج کا آئینہ ہوتے ہیں، جی اور سماج میں ہونے والی جو ہمارے چیزیں ہوتی، جو سانحات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک حساس شاعر ہوتا ہے وہ ان واقعات سے، ان سانحات سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ملک کے واقعات اور حالات رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں بھی بہت سارے شعراء کرام نے اپنا قلم اٹھایا اور اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اپنے اپنے طریقے سے۔ جی جی وہ محض کلام نہیں تھے، بلکہ وہ ہر شاعر کا وہ دکھ تھا، وہ تکلیف تھی جو ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، یا وہ جن حالات کو خود جھیل رہے تھے، انہوں نے اپنے انہی چیزوں کو اپنے کلام میں پیش کیا۔ تو ایسے وقت میں آپ نے بھی ضرور حالات سے متاثر ہو کر کچھ کہا ہوگا، جی تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے دیکھنے والوں کو آپ وہ کلام سنائیں۔ یہ محض شاعر کے خیالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا ان سے بالکل ان کی مفاہمت کرنا یا ان کی پذیرائی کرنا، فی الحال میں یہ بات نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے سامنے جو شاعر بیٹھے ہیں کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی جذبات ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں بہت سارے اختیارات کے ساتھ اس بات کا بھی اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنی ضرورت کو جس طرح سے چاہیں وہ لے کر سامنے آئیں، اس سے بیان کریں۔ تو کیا ہے آپ کے جذبات اور کیا ہے آپ کا بیان اس ضمن میں؟ جی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ادباً التماس کرنا چاہوں گا کہ میرے اشعار کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی گستاخی نظر آئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے اشعار سے حالات کے، دیش کے حالات بہتر ہونا کہ بگڑے۔ ملاحظہ فرمائے مع ترنم چند اشعار۔ یہ کیسی ہے سرکار، یہ کیسی ہے سرکار، اسے ناپید کرو، یہ کیسی ہے سرکار، اسے ناپید کرو، ہے کیسی حکومت یار، اسے ناپید کرو۔ اور یہ ملاحظہ فرمائیں کہ وعدوں کے دم پر یہ آئی،
वादों के दम पर ये आई, जब वादा न पूरा कर पाई, हर रोज नया एक ढोंग रचा, उसमें भी सफल ना हो पाई। फिर धर्म का कारोबार उसे ना पैद करो, है कैसी हुकूमत यार उसे ना पैद करो। और ये बंद देखिए, इरशाद। कभी दिल्ली को पाकिस्तान कहा, कभी राहुल को इमरान कहा, खुद जाके बिरयानी खाए, खुद को उनका मेहमान कहा। फिर धर्म का कारोबार उसे ना पैद करो, है कैसी हुकूमत यार उसे ना पैद करो। और जैसे देश के हालात, अभी चंद दिन कबल लॉकडाउन से पहले एनआरसी और सीए के ऊपर काफी वावैला मचा हुआ था। अभी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से माहौल थोड़ा शांत है, लेकिन एनआरसी के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कितनी मशक्कतें उठाई, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने इस बंद में कहने की कोशिश की। समात फरमाए, एनआरसी आम किया, पूरे देश में चक्का जाम किया, हिंदू मुस्लिम भाई थे सबका फिर काम तमाम किया। आईन पे फिर तकरार उसे ना पैद करो, है कैसी हुकूमत यार उसे ना पैद करो। और हमारे यशस्वी जो हमारा हाकिम है, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने तमाम स्पीच में, ये अपने तमाम तकारीर में एक लफ्ज सबका साथ सबका विकास, इस बात का जिक्र किया। हमने अपने इस पन में इसी के ताल्लुक से कुछ बातें कहने की कोशिश की हैं। समात फरमाएं कि सबका साथ विकास कहाँ, हाकिम से हमें अब आस कहाँ। सबका साथ विकास कहाँ, हाकिम से हमें अब आस कहाँ। नारा था सबके साथ हम, अब एक भी नेता पास कहाँ। है उनका जो अत्याचार उसे ना पैद करो, है कैसी हुकूमत यार उसे ना पैद करो। ये कैसी है सरकार उसे ना पैद करो। और ये मक्का देखिए जी, इरशाद। कि अकरम विक्रम कह कर बांटा, अकरम विक्रम कह कर बांटा, हिंदू मुस्लिम कह कर छांटा। कानून के जब हम साथ हुए, गद्दार हमें कह कर डांटा। हो जाओ अब बेदार उसे ना पैद करो, है कैसी हुकूमत यार उसे ना पैद करो। ये कैसी है सरकार उसे ना पैद करो। मैं एक राहत इंदौरी साहब का एक बंद पेश करने की इजाजत चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि उठा तलवार दिखा अपना हुनर, उठा तलवार दिखा अपना हुनर, क्या लेगा क्या लेगा ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा क्या लेगा। और एक ही शेर उड़ा सकता है परख्चे तेरे, एक ही शेर उड़ा सकता है परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है ये कर क्या लेगा,
तू समझता है कि ये शायर है, कर क्या लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान डियाज अकरम। आपने इनके कई रंग देखे, आपने देखा कि इनके अंदर एक रोमान पसंद आशिक भी छुपा हुआ है और एक इनकलाबी शायर भी छुपा हुआ है। इन्होंने राहत इंदौरी साहब के कुछ क़तात आपके सामने पेश किए कि क्या समझता है कि एक शायर है, कर क्या लेगा। ये जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो इंतहाई गलत सोचते हैं, क्योंकि जब चींटी भी दबती है तो काट लेती है। हम तो बहरहाल इंसान हैं, लेकिन फिर भी अपने ज़ब्त का और अपने ज़र्फ का इम्तिहान ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की ये शाम और आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले प्रोग्राम में किसी अगले नौजवान शायर के साथ, और कोशिश करेंगे हम ये जानने की कि हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में क्या पल रहा है। तो बस आज अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, शब खैर।